हेलो साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। टीएसए क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हमें जो प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं, वो जो निःशुल्क प्रयास है उसको सराहें और हमें अपने सब्सक्राइबर बढ़ाकर इसका फल प्रदान करें, जिससे हम और आगे आपको विभिन्न प्रकार की वीडियो लेकर आ सकें, जिससे आपकी तैयारी में और अधिक सुविधा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्रम चल रहा है वो है स्वतंत्रता। संविधान के भाग 3 का मौलिक अधिकार में हम राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुच्छेद 20 से लेकर और 22 तक। पिछले वीडियो हमने अनुच्छेद 19 को पढ़ा था और आज देखेंगे 20, 21 और 22। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, हमारे हर तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से और इसको आप समझिए, पढ़िए और अपने आने वाले एग्जाम में यहाँ से उठने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भाग 3 का, जिसका नाम है मूल अधिकार, द फंडामेंटल राइट्स। और इसका हमारा टॉपिक है आज का स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो उल्लिखित है संविधान में 19 से लेकर 22 तक। कल हम जो है पढ़ चुके थे हमारा आर्टिकल 19 और स्वतंत्रता के संबंध में जो भी हमारे फैक्ट्स थे वो हम आपको बता चुके थे। अब हम सीधा अनुच्छेद 20 से लेकर और 22 तक की कहानी पे चलते हैं। देखिए, अनुच्छेद 20 आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे संविधान में। ये रहा अनुच्छेद 20। देखिए इसके बारे में अगर हम सीधा अनुच्छेद पर आए तो बात यह है, ये कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ऐसे अधिकार है ये। देखिए, भारतीय संविधान अच्छे नागरिकों को अधिकार देता है, जो देश के लिए हमारे इनोसेंट हैं और निर्दोष हैं, उनको अधिकार देता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए जिनको अभियोजित किया गया है, जिन पर कोई कार्रवाई की है, आपकी कानूनी कार्रवाई चली है, उसके अधिकारों का भी भारतीय संविधान में ध्यान रखा गया है, ताकि उनका भी शोषण ना हो। तो भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि अपराधों के लिए अगर किसी को दोषित किया जा रहा है तो उसके संबंध में कुछ अधिकार उसे प्राप्त होंगे, उसे संरक्षण होगा। वो कौन कौन से अधिकार हैं वो देखिए। तो अनुच्छेद 20 की हम बात करने से पहले देखिए, अनुच्छेद 20 जो है वो व्यक्ति को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? देखिए, व्यक्ति को प्राप्त है। इसका अर्थ ये हुआ कि अनुच्छेद सभी यानी विदेशी को भी प्राप्त है। किसे? विदेशी हो या नागरिक हो, उन सबको ये अधिकार प्राप्त है। तो पहला क्वेश्चन तो ये रेज होता है हमारा कि किसे प्राप्त है। ध्यान रखें, व्यक्ति को प्राप्त है। और व्यक्ति में कौन कौन आएगा? जो भी भारत में निवास कर रहा है वो व्यक्ति में आएगा। अब वो चाहे व्यक्ति विदेशी हो या फिर भारतीय नागरिक हो, उन सबको ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और देखिए दूसरी बात यह है, अनुच्छेद 20 का जो अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। ये अधिकार किसी भी दशा में छीना नहीं जाता है। किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 को छीना नहीं जा सकता। कभी भी किसी भी दशा में समाप्त नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है। अब देखिए, नहीं होता, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, चाहे आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल ही क्यों ना लगा दिया गया हो, जिसमें अनुच्छेद 19 के साथ साथ संसद द्वारा अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उस अवस्था में भी आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, प्रभावहीन नहीं किया जाएगा, छीना नहीं जाएगा। ये गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट का हमारे निर्णय और संविधान का प्रावधान। तो 20 और 21 बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो किसी भी कंडीशन में छीने नहीं जाएंगे, सबको प्राप्त होंगे। चाहे वो युद्ध की अवस्था हो, तूफान की अवस्था हो, समस्या हो, चाहे आपका गृह छिड़ा हुआ हो, कोई भी अवस्था हो, क्योंकि ये अधिकार ही उस समय के लिए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन आएगा, बताओ कौन से अधिकार को किसी भी कंडीशन में छीना नहीं जाएगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 20 को कभी छीना नहीं जाएगा। ये दोनों को प्राप्त है, विदेशी हो या नागरिक हो, और ये अधिकार ही उन लोगों के हैं जिन पर अभियोजन किया गया है। अब आइए आर्टिकल के अंदर क्या है।
तो अनुच्छेद कहता है अपराध किसी भी व्यक्ति को, ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति को जो उसके जिस पर अभियोजन चलाया गया है, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, उस व्यक्ति को अपराध के समय लागू विधि से दंडित किया जाएगा। तो जब अपराध हुआ है उस समय जो विधि लागू थी उसके अनुसार दंडित किया जाएगा, है ना। पूर्व या बाद की विधि से नहीं, ध्यान रखें, विधि से नहीं। तो किसी व्यक्ति को पूर्व में बनाई गई विधि से या बाद में बनाई गई विधि से दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे आपने बहुत सारे केस सुने होंगे, टाडा हमारा कानून था एक, तो टाडा कानून था, टाडा कोर्ट आपने सुना होगा। 93 हमारे 1993 बम्बई विस्फोट कांड में आपके बहुत सारे अपराधियों को टाडा कोर्ट द्वारा ये कार्रवाई की गई और सजा दी गई। संजय दत्त को टाडा कोर्ट ने टाडा कानून के अंतर्गत सजा दी। उसके बाद कई और बहुत सारे कानून आ गए, लेकिन उस पर वही कानून चलता रहा, क्योंकि उस समय जब अपराध हुआ तो वही कानून लागू था। ये कहता है अनुच्छेद 20 का 1, ठीक है, आगे पीछे की कार्रवाई से दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा कहता है हमारा दोहरे दंड से संरक्षण, तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। तो डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण की का हमें बात करता है अनुच्छेद 20(2). दोहरे दंड का अर्थ क्या है, तो देखिए इसमें ये बात कही गई, किसी व्यक्ति को एक अपराध में, है ना, एक अपराध में एक बार ही अभियोजित, मतलब उस पर मुकदमा चलेगा तो एक बार ही चलेगा, अभियोजित और दंडित किया जाएगा। तो एक अपराध में व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जाएगा, एक ही बार उसे अभियोजित किया जाएगा, बार बार दंड नहीं दिया जाएगा। इसे बोलते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समझे ना। अब देखिए इसमें अपवाद है कुछ। इसके अपवाद ये है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वो विभाग के विरुद्ध कोई काम कर देता है, घूसखोरी कर देता है, गबन कर देता है ना, तो उस अर्थ में ये अधिकार उसको विभागीय कार्रवाई से रोकने की संरक्षण प्रदान नहीं करता है। अर्थात उस कंडीशन में कानूनी कार्रवाई के साथ साथ, अदालती कार्रवाई के साथ साथ उस व्यक्ति को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है और उससे रिकवरी विभाग कर सकता है। वो दोहरे दंड के संरक्षण में नहीं आएगा। लेकिन सामान्य तौर पर अपराध किया गया है तो उसे एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। इसी में ही कहा गया है कि देखिए आपको अगर किसी को फांसी की सजा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है, आपके राजीव गांधी हत्याकांड में जो हत्यारे थे 3, उनको फांसी की सजा सुनाई गई, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। फिर वो कोर्ट के पास पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट, और कहा कि हमारे दोहरे दंड का संरक्षण का उल्लंघन हुआ है, हमें पहले फांसी दी गई और अब 15-20 साल जेल में रखकर हमें ये फांसी देने जा रहे हैं। तो पहले हमें क्या किया गया, जेल में रखा गया, फांसी दे रहे हैं, तो 2 दंड हमारे हो गए। इसको सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा से मुक्त कर उम्र कैद में बदल दिया। तो इसे हम बोलते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। अगला जो आर्टिकल हमारा इसमें अनुच्छेद 20(3), ये कहता है आत्म अभिसंशय से संरक्षण। आत्म अभिसंशय का अर्थ क्या होता है, इसे कहते हैं स्वयं के विरुद्ध गवाही। तो आत्म अभिसंशय गवाही के लिए बोलते हैं, अपने खिलाफ गवाही देना, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए विवश ना किया जाए, देखिए आपने देखा होगा कोर्ट में पुलिस, पहले तो पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कोर्ट में केस पहुंचता है, पुलिस अपना सबूत रखती है और सबूतों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है गवाही। लेकिन गवाही में अपराधी की स्वयं की गवाही को यहाँ संरक्षित किया गया है। अपराधी अगर स्वयं अपनी गवाही दे रहा है तो उस पर दबाव डाल के गवाही अगर दी गई है तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 20(3) कहता है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को विवश नहीं किया जाएगा। लेकिन व्यवस्था ये दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं
तो साक्ष्य कोर्ट में पेश किए जा सकेंगे। जैसे किसी का मोबाइल, सिम कार्ड और उसके कपड़े या उसका कोई भी जिससे उसने अपराध किया हो वो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वो उसके विरुद्ध गवाही में साक्ष्य के रूप में पेश किए जा सकते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति जो उस पर ये अभियोजन लगा है वो अपना डीएनए टेस्ट कराने से और अपना ब्लड टेस्ट कराने से और जो भी टेस्ट अनिवार्य हो सकते हैं कोर्ट की दृष्टि में उसे कराने से मना नहीं कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 20 हमारा कहलाता है, ताकि अपराधियों को भी मनमाने तरीके से दंडित ना किया जा सके, उन्हें संरक्षण प्राप्त हो। अनुच्छेद 20 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्वेश्चन यही पूछेगा, बताओ दोषित अपराधियों के संबंध में संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? 20 में है। दोहरे दंड से संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? तो 20(2) में है। आत्मविमर्शन से यानी गवाही के विरुद्ध संरक्षण कौन से में है? 20(3) में है। और अपराध के समय लागू विधि से दंडित किया जाना कौन से अनुच्छेद में है? तो ये भी 20(1) में है। ये हमारा अनुच्छेद 20। देखिए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 एक हमारा और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा आजकल महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, उसकी गरिमा के बारे में, उसके जीवन के अधिकार के बारे में ये बात करता है। और ये कहता है, इसे कहते हैं हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और तो फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड फिजिकल लिबर्टी। तो देखिए आपका लाइफ एंड फिजिकल लिबर्टी है, यहाँ बात की गई है आपकी लाइफ की, और ये बात की गई है फिजिकल लिबर्टी। फिजिकल लिबर्टी की बात की गई है यहाँ। इसे जीवन का अधिकार भी बोलते हैं, राइट टू लाइफ भी कहते हैं इसको। बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। तो जो प्रावधान आर्टिकल 20 के बारे में थे वही प्रावधान हमारे 21 के बारे में है। ये आर्टिकल प्राप्त होता है, व्यक्ति को प्राप्त है, ध्यान रखें। इसमें मतलब कौन आ जाएगा? तो विदेशी हो या देशी हो, सभी के लिए ये अधिकार प्राप्त है, पहली बात। तो दूसरी बात जो हमने पीछे कही थी कि ये किसी भी दशा में छीना नहीं जाता, चाहे आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल ही क्यों ना लगा हो, ये छीना नहीं जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा, निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण अधिकार है। अब देखिए क्या है इसमें, तो बहुत ही एक लाइन का ये राइट है और प्रभाव बहुत बड़ा रखता है। भले ही एक लाइन का, एक पंक्ति का अधिकार है, प्रभाव इसका बहुत ज़्यादा अधिक है। वो क्या है देखिए, किसी व्यक्ति को, वर्ड आया है व्यक्ति, जब भी व्यक्ति आए तो उसमें आपके पर्सन है, तो वो जो भी यहाँ रह रहा है वो पर्सन इसमें शामिल होता है। अब देखिए उसकी प्राण है ना, आप किसी की लाइफ को, जीवन को नहीं छीनेंगे। दूसरा क्या रहता है, दैहिक स्वतंत्रता, फिजिकल लिबर्टी से विधि द्वारा, ध्यान रखें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो संविधान द्वारा या हमारे जो कानून इसके संगत बनाए गए हैं उनके द्वारा जो प्रक्रिया है, जो एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाएगा। अगर फॉलो किया जाता है तो उस फॉलो करके वंचित किया जा सकता है, ठीक है, अन्यथा नहीं। तो किसी व्यक्ति का जीवन छीनने का अधिकार नहीं, किसी को नहीं है, किसी को भी जीवन छीनने का अधिकार नहीं, ना तो व्यक्ति को ना ही राज्य को है। लेकिन राज्य में, हमारे देश में एक कानून है, संविधान है और सभी के लोगों की अधिकार हैं। उन अधिकारों को में अगर कोई व्यक्ति बाधा डालता है, संविधान का उल्लंघन करता है, विधि का उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो फिर कानून उसे दंडित कर सकता है। और उसकी व्यवस्था 21 करता है। वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करेगा, तो देखिए विधि का उल्लंघन करने पर 21 क्या कहेगा, दंडित कब किया जाएगा? तो दंडित किया जा सकता है कब? जब विधि का उल्लंघन होगा। विधि का उल्लंघन होने पर आपको दंडित किया जाएगा। अगर संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं तो दंडित किया जाएगा। लेकिन दंडित भी मनमाने तरीके से नहीं किया जाएगा। जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को अपनाए बिना दंडित नहीं किया जाएगा, और वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाए बिना दंडित नहीं किया जाएगा। और इसके लिए हमारे पास एक पूरा प्रोसीजर है। अब देखा होगा, एफआईआर होती है, जांच होती है,
कोर्ट में आपकी पेशी होती है, रिपोर्ट मुकदमा दर्ज होता है, निचली अदालत से केस शुरू होता है, फिर हाई कोर्ट जाने का मौका अगर उस केस में उपलब्ध है तो वहाँ होता है, और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका अगर वहाँ उपलब्ध है तो वहाँ जाने का पूरा मौका होता है। और अगर फांसी जैसी सजाएं हैं तो दया याचिका राष्ट्रपति तक ले जाने का पूरा आपका जो है अधिकार होता है। ये सारे प्रोसीजर जब पूरे हो जाते हैं तब उसे उसके इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। दो बातें इसमें हैं, देखिए, एक तो हमारी है प्राण यानी कि मृत्युदंड, है ना, मृत्यु की बात की जा रही है, यानी प्राण से वंचित करना, जीवन से वंचित करना, जीवन से वंचित करना, ये इसमें शामिल है। तो देखिए इसमें क्या है, ये स्वतंत्रता तब होगी जब पूरी प्रक्रिया अपना ली जाएगी, और ये पूरी प्रक्रिया यथोचित होगी। ध्यान रखें, आर्टिकल 21 ना तो मृत्युदंड व आत्महत्या का अधिकार शामिल है। तो आर्टिकल इस शामिल नहीं है। आर्टिकल 21 में ना तो मृत्युदंड का और ना ही आपकी आत्महत्या का अधिकार शामिल है। ये जनरल सी बात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध काम करता है तो उसके लिए उसका जीवन छीना जा सकता है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया हमारे आईपीसी और सीआरपीसी और बाकी कानूनों में दर्ज है। अनुच्छेद 21 में प्रक्रिया दर्ज नहीं है। क्वेश्चन हमारा पीछे आया था पीसीएस में, बताओ मृत्युदंड का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है या नहीं है, तो ये हिस्सा नहीं है। हाँ, ये उस बात को करता जरूर है। अब देखिए, तो मृत्युदंड कहाँ पर है? मृत्युदंड का जो अधिकार है वो आईपीसी की सेक्शन 302 में है, इसमें 302 में है, और आत्महत्या का जो है वो आपका आईपीसी का सेक्शन 309 में है, जिसे कहते हैं आत्महत्या का प्रयास। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो उस पर आईपीसी धारा 309 लगेगी, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान वर्तमान में भी है। ठीक है, आईपीसी धारा सेक्शन 309, अगर कोई किसी को आर्टिकल है ना, किसी का मर्डर कर देता है, मृत्यु कर देता है, तो उस पर 302 लगेगा और उसे फांसी की सजा भारत में हो सकती है। तो ये है। दूसरा देखिए, इसमें दिया है दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना। तो इसमें क्या है आपका, तो इसमें हम बोलते हैं शारीरिक पनिशमेंट हो सकता है, शारीरिक फिजिकल दंड की व्यवस्था की जा सकती है, जिसे बोल सकते हैं जेल जाना, है ना, कारावास हो सकता है। तो इन सबको ये भी जब ही होगा जब पूरी प्रक्रिया फॉलो कर ली जाएगी, जब व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा मौका दे दिया जाएगा, तब ये दोनों बातें होती हैं। यही है एक हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है इसे हम एक तरह से नेगेटिव राइट कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एक तरह से नेगेटिव राइट के रूप में से जाना जाता है अनुच्छेद 21 को। अब कुछ बातें 21 के बारे में देखिए। 21 में, अनुच्छेद 21 में कई सारे अधिकार हमारे शामिल कर लिए गए हैं। अनुच्छेद 21 में कई सारे अधिकार शामिल कर लिए गए हैं। क्या क्या अधिकार हैं देखिए। आर्टिकल 21 में शामिल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, सबसे ज़्यादा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से सबसे ज़्यादा मूल अधिकार 21 में ही है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा अधिकार कौन सा है तो 21 है। जैसे कौन कौन से देखिए, इसमें आपका आता है डिग्निटीफुल लाइफ का, यानी कि एक तो इसमें आता है विदेश यात्रा का अधिकार। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, विदेश यात्रा का अधिकार कौन सा, किसका अंग है? 21 का अंग है। और ये मेनका गांधी केस में आया था। मेनका गांधी केस बड़ा पॉपुलर केस रहा 1978 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में ये विदेश यात्रा करने का अधिकार शामिल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक और इसमें, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन का
अधिकार शामिल है जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए, केवल रोटी कपड़ा मकान मिल जाने से या जीवन व्यक्ति जीवित है उसे कारावास में या मृत्युदंड नहीं दिया जा रहा है तो इससे ही जीवन का अधिकार पूरा नहीं हो जाता। उसकी भौतिक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं भी पूरी होनी चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत अधिकार में बहुत सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शामिल कर दिए हैं। ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लिस्ट आपको देता हूँ, यहाँ दे रहा हूँ। इसके अलावा देखिए गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। पिछले कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया निजता का अधिकार, जो आपसे पूछा जा सकता है कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में शामिल है। तो राइट टू प्राइवेसी का अधिकार हमारा इसमें शामिल है, निजता का अधिकार इसमें शामिल है। ये हमारे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। इसके अलावा देखिए पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार इसमें शामिल है, शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल है, और जेल में प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार, अंतिम सम्मानजनक अंतिम संस्कार का अधिकार शामिल है, हथकड़ी ना लगाने का अधिकार इसमें शामिल है ना। बहुत सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा शामिल इसमें किए गए हैं। तो ये हमारा कहता है अनुच्छेद 21। आपसे संभावना पूछे जाने की यही है कि अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन का अधिकार है। इसे आप याद करिए, बाकी और जो बातें हैं वो याद कर लीजिए। अनुच्छेद देखिए 21, तो अनुच्छेद 21 जो है 21 का ही क्या है, विस्तार है। 21 में ही सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी कि देखिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है हमारा, 21 में शामिल है। बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये मूलभूत आवश्यकता होती है। इसके बिना किसी व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण नहीं हो सकता है। उसको देखते हुए हमारे संसद ने, भारत सरकार ने व्यवस्था दी और अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया, जो कहता है शिक्षा का को मूल अधिकार बनाता है। और शिक्षा के जो मूल अधिकार बनी है हमारी, वो बनी है 86वां संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, 86वां संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया और शिक्षा एक मूल अधिकार बन गई। बहुत लेट बनी, बहुत पहले बन जाना चाहिए था, भारत की प्रगति और थोड़ा आगे पहुंच जाती। फिर भी अभी भी समस्याएं हैं, अभी भी बहुत अच्छे स्तर से ये अधिकार हमारे बालकों को, बच्चों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अभी भी बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मूल अधिकार है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो समाज, जो देश आगे बढ़े हैं, भौतिक प्रगति की है, सामाजिक प्रगति की है, वो शिक्षा के दम पर ही की है। तो शिक्षा को पहली प्रायोरिटी पर लिया जाए और इसका बजट बढ़ाया जाए, ठीक है, सुधार किया जाए, क्वालिटी शिक्षा दी जाए। हालांकि शिक्षा नीति जो हमारी नई आई है 2019 वाली, ये कुछ इस तरफ अच्छा कदम है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र यहाँ पर तय करना है हमें, बहुत कुछ चेंजेस करने हैं, वो सब देखना होगा। आ जाइए टॉपिक पर। तो देखिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा भी इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो है 21A में है। ये ध्यान रखें कौन से संशोधन से जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 से इसको जोड़ा गया है। क्या कहता है ये, अगला पूछेगा तो कहता है ये देखिए 6 से 14 वर्ष है, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ये कहता है 21A। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य प्रत्येक बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की आयु का है, बालक है, उसको अपनी ओर से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। ये जब लागू हुआ था तो उससे पहले 2001 में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, सबको शिक्षा मिले, और इसके लिए लागू किया गया। इसके सहयोग में और भी कई सारे प्रयोजन इन्होंने शुरू किए हैं, जिससे भारत में लिटरेसी रेट बढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, देश का विकास हो, बच्चों का विकास हो। ठीक, अब देखिए इसमें हमारा देखते हैं 86वां जो संशोधन है, इसके द्वारा क्या क्या किया गया है, क्या क्या किया गया है। एक तो 2002 में आया था, ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए आर्टिकल 45 में संशोधन हुआ है, आर्टिकल 45 में इन्होंने संशोधन किया। दूसरी बात इसमें रही, आर्टिकल 21A जोड़ा और शिक्षा को बना दिया मूल अधिकार। तीसरा इसमें रहा आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में
11वां मूल कर्तव्य जोड़ा, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी। ये 3 बातें यहाँ पर हमारी हुई शिक्षा के अधिकार के द्वारा। ठीक है, संशोधन हुआ। यहाँ पहले था सरकार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था करेगी। इसको अब लिख दिया गया है कि सरकार 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल करेगी। 45 कर दिया। 45 को लागू करने के लिए ये अधिनियम आया था हमारा। 21 ये हमने पढ़ लिया अभी। 51 जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बालकों के प्रतिपालक गार्जियन माता पिता का एक कर्तव्य है कि वो उन्हें शिक्षा दिलाएं। तो ये रहा 21। ये हमारा ध्यान रखें, शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा अधिनियम आपका अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। 2010 से ये लागू हुआ है। अगला देखिए, अगला आर्टिकल हमारे पास है 22। कौन सा है? 22 है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भी देखिए, ये कहता है मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। तो ये प्रत्येक, ये भी हमारा किसको प्राप्त है? देखिए, व्यक्ति को ही प्राप्त है, प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है ये अधिकार, और विदेशी को भी प्राप्त है। मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है, यानी कि किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से बिना विधि की प्रक्रिया को अपनाए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये अधिकार देता है 22। आइए इसमें क्या है देखें। 22(1) कहता है गिरफ्तारी का कारण बताना। देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें? पहला पॉइंट है गिरफ्तारी का कारण बताना। जो भी अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पहुंचता है तो उसके व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, और वो अपवाद ये है नेशनल इंटरेस्ट। ध्यान रखें, राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा एक इसमें हमारा क्या है? अपवाद है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है तो इसे कारण बताने से मना किया जा सकता है। दूसरी बात यह है इसमें इच्छित वकील से, इच्छित विधि व्यवसायी से, लॉयर से, किसी भी एडवोकेट से परामर्श का अधिकार दिया गया है। तो ये 2 अधिकार दिए गए हैं व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाएगा। इनका उल्लंघन भी होता है। जो अनजान लोग हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उन्हें बिना कारण बताए ही कई दिन तक गिरफ्तार करके रखा जाता है। वो एक, अब देखिए आगे 22(2) कहता है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, ये एक मूल अधिकार है। ठीक है, और ये 24 घंटे कौन से वाले होंगे? ये काउंटिंग देखें, 24 घंटे जो हैं वो बीच में यात्रा समय जो लगा है, समय को छोड़कर ये काउंट नहीं होंगे। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति थाने पहुंचा, थाने में प्राथमिक दर्ज हुई, रोज नामचे में उसका रिकॉर्ड चढ़ाया गया, डेली डायरी यानी FIR बोलते हैं इसको, चालान करना बोलते हैं, चालान कर दिया गया। उसके ठीक 24 घंटे के अंदर उसे भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट सामने। मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि उसका बेल होनी है, जेल होनी है, या उसको छोड़ देना है, ये डिसाइड। तो आपने देखा होगा जब भी कोई एजेंसी किसी अपराधी को पकड़ती है, किसी व्यक्ति को पकड़ती है, तो वो क्या करती है? प्राथमिक पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करती है और कहती है कि हमें 3 दिन की, 10 दिन की, 14 दिन की रिमांड दीजिए। तो रिमांड का मतलब यह है कि वो उससे अभिरक्षा मांगते हैं कि हमें इसे और पूछताछ करनी है, हमें दोबारा इसे रिमांड पर दीजिए। तो कोर्ट डिसाइड करता है कि व्यक्ति को दोबारा से उस एजेंसी को रिमांड पे देना है या नहीं देना है। तो कई बार आपने देखा होगा एजेंसी रिमांड बढ़वाती हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद 22 ये अधिकार इनको देता है। ये अधिकार ध्यान रखें। ये उपरोक्त अधिकार के अपवाद क्या हैं? अपवाद देखिए ये है कि आर्टिकल 22 का संरक्षण, आर्टिकल 22 का संरक्षण शत्रु देश के नागरिक, शत्रु देशीय नागरिक अगर कोई है, और दूसरा निवारक निरोध, नजरबंदी, या ऐसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन, बंदी में
बंद व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखें, अगर कोई शत्रु देश का नागरिक यहाँ गलत प्रकार की गतिविधि में पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना या उसे आपके इच्छित वकील का उपलब्ध कराना, तुरंत ये कार्रवाई उसे प्राप्त नहीं होगी। साथ ही साथ देखिए, उसे जो निवारक निरोध में बंद व्यक्ति है इसमें भी व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। निवारक निरोध देखिए, इसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन, प्रिवेंशन डिटेंशन कहते हैं। और ये इसे बोलते हैं एहतियातन गिरफ्तारी। एहतियातन गिरफ्तारी होती है जब कोई व्यक्ति, ये आरोप लगता है कि व्यक्ति भविष्य में अपराध कर सकता है, भविष्य में होने वाले अपराध को रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी को प्रिवेंशन डिटेंशन कहते हैं। इसमें भारत में 3 माह तक, कितनी 3 माह तक की गिरफ्तारी पॉसिबल है। उसके बाद की गिरफ्तारी के लिए एक समिति बनती है, वो समिति जज की समिति होती है, वो जांच करके आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय लेती है। तो ये हमारे रहे 19 से 22 तक के अनुच्छेद जो हमने आज देखे। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा टॉपिक, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।